इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे हेमेटोपोइसिस के बारे में। हेमेटोपोइसिस क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन या फिर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हेमेटोपोइसिस कहाँ कहाँ हो रही है, कौन सी स्टेज में। ठीक है, जब एक एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो बनता है तो हर तरह की सेल बन रही है। ठीक है, कहाँ से? स्टेम सेल से, यानी कि एवरी सेल फॉर्म फ्रॉम स्टेम सेल। ठीक है, जब बिल्कुल एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो एम्ब्रियो की जब फॉर्मेशन है तो हर तरह की सेल बन रही है। ठीक है, जब 3 वीक्स का होता है एम्ब्रियो या फीटस कह सकते हैं आप, जब वो 3 वीक्स का है तो आरबीसी बन रही है। आरबीसी कहाँ से बन रही है? यॉर्क सेल। आरबीसी फॉर्म इन यॉर्क सेल। ठीक है, जब हफ्ते का है फीटस तब क्या बन रही है? आरबीसी कहाँ? यॉर्क सेल में। जब 3 महीने का है तो कहाँ बन रही है आरबीसी? लीवर में, स्प्लीन में, है ना। ठीक है, 3rd मंथ में कहाँ बन रही है? लीवर और स्प्लीन में। यानी कि पहले तो स्टेम सेल से हर तरह की सेल बन रही थी, उसके बाद आरबीसी कहाँ बन रही है? यॉर्क सेल में। किसमें? 3rd वीक स्टेज में। जब 3rd मंथ है तो कहाँ बन रही है? लीवर और स्प्लीन में। ठीक है, अब क्या होता है जब अगला महीना चलता है, 4 मंथ का जब फीटस हो जाता है तो आरबीसी जो है ना वो लीवर और स्प्लीन से शिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है। कहाँ? बोन मैरो में। लीवर और स्प्लीन में भी अभी थोड़ी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ मूव करना स्टार्ट करती है? बोन मैरो में। अब मेजर फॉर्मेशन कहाँ होगी? बोन मैरो में होगी। ठीक है, 4 मंथ से लेके जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता, और बर्थ के भी बाद तक, प्यूबर्टी तक, ठीक है, तब तक बोन मैरो उसका मेजर ऑर्गन रहेगा जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है आरबीसी की। 3rd एम्ब्रियो में कहाँ बन रही है? हर जगह बन रही है। 3rd वीक में कहाँ बन रही है? यॉर्क सेल में बन रही है। 3rd मंथ में कहाँ बन रही है? लीवर और स्प्लीन में। 4th मंथ में कहाँ बन रही है? बोन मैरो में। ठीक है, आप देखो, जब मैं ये कह रही हूँ कि बोन मैरो में बन रही है तो बोन मैरो भी 2 तरह की है हमारे पास। बेबी बोर्न हो चुका है, बेबी का बर्थ हो चुका है। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो के बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज कह लो आपकी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बोन मैरो में बनेगी। बोन मैरो है हमारे पास 2 तरह की, एक एक्टिव बोन मैरो, एक इनएक्टिव बोन मैरो। ठीक है, मेजरली आप वैसे नाम से जानते होगे, एक रेड बोन मैरो होती है, एक येलो बोन मैरो होती है। ये एक्टिव बोन मैरो माना जाता है इसको, और इनएक्टिव क्यों बताती हूँ। जो स्टेम सेल्स जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह की फॉर्मेशन हो रही है ना, जिसको हम बोलते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, उसकी फॉर्मेशन, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे आरबीसी बनने की, डब्ल्यूबीसी बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेम सेल्स है ना। इसमें जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है उसका नंबर क्या है? लो है। ठीक है, अब बर्थ के टाइम पे तो दोनों में बन रही है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक दोनों में बन रही है, रेड और येलो में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 50%, प्यूबर्टी के बाद क्या होगा कि 50% आफ्टर प्यूबर्टी 50% आपकी एक्टिव होगी, बोन मैरो में बनेगी, और 50% इनएक्टिव में बनेगी। ठीक है, अगर
प्यूबर्टी के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को स्टेम सेल्स ज़्यादा चाहिए, आरबीसी हमारी बॉडी में किसी तरह से लो हो गई है, तो क्या होता है ये जो इनएक्टिव वाली बोन मैरो है ना, येलो बोन मैरो, ये एक्टिव बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है और ज़्यादा स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन करने लग जाती है, ताकि स्टेम सेल्स से आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह ज़्यादा बने। क्या होता है प्लेटलेट्स वगैरह का काउंट डाउन हो जाता है ना कभी कभी हमारी बॉडी में, किसकी वजह से, डेंगू वगैरह की वजह से। तो जो इनएक्टिव बोन मैरो है वो एक्टिव बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगी और हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स है वो किसकी फॉर्मेशन कर देगी, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, नॉर्मल जो चाइल्ड होता है उसमें बोन मैरो में ही बन रही है, अगर वो बोन मैरो में नहीं बन रही तो बच्चा क्या है, अब नॉर्मल है ना। देखो स्टेजेस बताती जाऊंगी मैं कहाँ से क्या क्या हो रहा है। ये है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल का मतलब है कि ये सब बनाएगी, है ना, लिम्फोइड भी बनाएगी, माइलॉइड भी बनाएगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब बनाएगी। तो ये पहले दो सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है, माइलॉइड और लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ठीक है, लिम्फोइड प्रोजेनेटर का काम है बी सेल बनाने का, टी सेल बनाने का, नेचुरल किलर सेल बनाने का। क्या, बी, टी और एन की। ठीक है, तो पहले ये बनाएगी बी सेल प्रोजेनेटर, जिससे क्या बनेगी, बी सेल बनेगी। फिर ये बनाएगी टी सेल प्रोजेनेटर, जिससे क्या बनेगी, टी सेल बनेगी, है ना। क्या बनाना है लिम्फोइड प्रोजेनेटर को, बी सेल बनानी है, टी सेल बनानी है और नेचुरल किलर सेल बनानी है ना। तो इन दोनों के तो पहले प्रोजेनेटर बनेंगे, बी सेल प्रोजेनेटर, टी सेल प्रोजेनेटर, और नेचुरल किलर सेल डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्या बनी, बी सेल प्रोजेनेटर, उससे बनी बी सेल, टी सेल प्रोजेनेटर, उससे बनी टी सेल, और नेचुरल किलर सेल डायरेक्टली बन जाएंगी लिम्फोइड प्रोजेनेटर से। अब देखो एक है जीन इक्रोस करके, इक्रोस जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लिम्फोइड प्रोजेनेटर के लिए। ठीक है, लिम्फोइड प्रोजेनेटर आगे क्या क्या बना रहा है, इक्रोस जीन, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर समझ लो। ठीक है, इक्रोस को ये क्या कर रहा है, लिम्फोइड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और माइलॉइड और लिम्फोइड किससे बन रहे हैं, हेमेटिक स्टेम सेल से। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गाटा2। ठीक है, गाटा2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइलॉइड और लिम्फोइड प्रोजेनेटर की फॉर्मेशन के लिए। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो अपनी ही फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या सेल्फ रिन्यू कर सकती है वो अपने आप को, बिल्कुल कर सकती है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है BM1 जीन, किसके लिए, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की रीजनरेशन के लिए या फिर उसकी सेल्फ रिन्यूएशन के लिए। क्या हुआ है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थी, लिम्फोइड प्रोजेनेटर बना, माइलॉइड प्रोजेनेटर बना, ये दोनों किसकी वजह से बन रहे हैं, गाटा2 जीन रिस्पॉन्सिबल है इन दो प्रोजेनेटर की बनने के लिए। और लिम्फोइड प्रोजेनेटर, स्पेसिफिकली लिम्फोइड प्रोजेनेटर के बनने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इक्रोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उससे क्या बन रहा है, बी सेल बन रही है, टी सेल बन रही है, नेचुरल किलर सेल बन रही है। अब माइलॉइड से देखो क्या क्या बन रहा है, माइलॉइड से बनेगा क्या क्या, जो भी सेल बच गई बाकी की, कौन सी, इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, इराइथ्रोसाइट इससे बनेगी, है ना, प्लेटलेट्स इससे बनेंगे, है ना, न्यूट्रोफिल इससे बनेगी, इसिनोफिल इससे बनेगी, बेसोफिल इससे बनेगी, और मोनोसाइट भी इससे बनेगी। अच्छा, जब मैंने कल क्लास ली थी, कल या फिर परसों, तब मैंने आपको बताया था कि मोनोसाइट डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें, मैक्रोफेज में, तो मैक्रोफेज भी इसी से बनेगी, मैक्रोफेज। ठीक है, अब देखो इसिनोफिल और इराइथ्रोसाइट, इसिनोफिल और इराइथ्रोसाइट, इनके लिए तो प्रोजेनेटर बनेंगे, इसिनोफिल ही नाम से बनेगा प्रोजेनेटर, पी लिख दूं, कंफ्यूज हो जाओगे, इसी से लिख देते हैं। ठीक है,
प्लेटलेट किससे बनेगी? प्लेटलेट बनेगी मेगा कैरियोसाइट से, मेगा कैरियोसाइट से, ठीक है। न्यूट्रोफिल किससे बनेगी? न्यूट्रोफिल बनेगी ग्रेन्युलोसाइट से। क्या बताया मैंने? जो इसिनोफिल है उसका तो उसी का प्रोजेनेटर है, इसिनोफिल प्रोजेनेटर। इराइथ्रोसाइट का भी खुद का प्रोजेनेटर है, इराइथ्रोसाइट प्रोजेनेटर। प्लेटलेट्स किससे बन रहे हैं? मेगा कैरियोसाइट से। न्यूट्रोफिल किससे बन रहे हैं? ग्रेन्युलोसाइट से, है ना। इसिनोफिल का हो गया, ठीक है। बेसोफिल का भी खुद का प्रोजेनेटर है, बेसोफिल का भी खुद का प्रोजेनेटर है। और ये जितने भी प्रोजेनेटर बन रहे हैं ये किससे बन रहे हैं? माइलोइड प्रोजेनेटर से, ठीक है। बेसोफिल का खुद का है, मैं ऐसे कर देती हूँ, इजोनोफिल का भी खुद का है, इराइथ्रोसाइट का भी खुद का है। न्यूट्रोफिल किससे बन रही है? ग्रेन्युलोसाइट से। प्लेटलेट किससे बन रही है? मेगा कैरियोसाइट से, है ना। और मैक्रोफेज किससे बन रही है? मोनोसाइट से। मोनोसाइट किससे बनेगी? ग्रेन्युलोसाइट से। मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखो। कौन कौन सी सेल है? बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल। बी और टी का प्रोजेनेटर है और नेचुरल किलर सेल डायरेक्ट बन जाएगी। यहाँ पे क्या है? बेसोफिल का खुद का प्रोजेनेटर है, इसिनोफिल का खुद का प्रोजेनेटर है, इराइथ्रोसाइट का खुद का प्रोजेनेटर है। बेसोफिल प्रोजेनेटर से बनेगी, इसिनोफिल प्रोजेनेटर से बनेगी, इराइथ्रोसाइट प्रोजेनेटर से बनेगी। जो प्लेटलेट्स हैं वो किससे बन रहे हैं? मेगा कैरियोसाइट से। और जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है वो किससे बन रही है? ग्रेन्युलोसाइट से। और मोनोसाइट किसमें डिफरेंशिएट हो गया? मैक्रोफेज में। यानी कि जो ग्रेन्युलोसाइट है वही रिस्पॉन्सिबल है मोनोसाइट बनने के लिए और मोनोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैक्रोफेज के लिए, ठीक है। आगे इतना जीन मैंने आपको बता दिया कि गाटा2 की वजह से माइलोइड प्रोजेनेटर बन रहा है, लिम्फोइड प्रोजेनेटर बन रहा है। BM1 किसके लिए है? हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स की सेल्फ रिन्यूएशन के लिए है। और इक्रोस किसके लिए है? लिम्फोइड प्रोजेनेटर के लिए है ना। हेमेटोपोसिस कहाँ हो रही है? बोन मैरो में। कितनी बोन मैरो है? दो तरह की, येलो और रेड। येलो कैसी वाली है? इनएक्टिव है, उसमें लेस नंबर ऑफ हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स है। रेड कैसी है? एक्टिव फॉर्म है, उसमें हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स ज्यादा है। अच्छा, जब हम 40 से 50 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है कि स्टर्नम जो होती है उसमें हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स ज्यादा बनती है, उसमें हेमेटोपोसिस ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? रिब्स के कंपैरिजन में, है ना। हेमेटोपोसिस मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।